पहला प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न आकृतियों का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपके सामने 3 पासा दिखाई दे रहा होगा और इस आकृति को देखकर, इस पासा को देखकर हमें बताना है कि 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। यानी 3 के सामने कौन सी संख्या होगा यह हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जब भी आपके सामने 3 पासा का आकृति दिया हुआ रहे तो आपका काम और भी आसान हो जाता है, प्रश्न और भी इजी हो जाता है। वह कैसे, आप खुद देख लीजिए। हमें यहां कहा जा रहा है कि 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। तो तीनों पासा को आप देखिए, जो 3 आकृति दिए गए हैं पासा का, आप तीनों आकृति को आपको देखना है। इसमें से 2 आकृति का सबसे पहले आप चयन करें। कोई कॉमन है क्या इसमें, इसे देखिए आप। इसमें कोई कॉमन है तो बिल्कुल दोस्तों कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां 1 है तो यहां भी 1 है, यहां 2 है तो यहां भी 2 है। यानी दोस्तों फर्स्ट आकृति और थर्ड आकृति में 1 और 2 क्या है कि कॉमन है ना। और इसमें दोस्तों जब 2 कॉमन हो जाए तो और भी प्रश्न इजी हो जाता है। कैसे? तो दोस्तों देखिए, जब 2 कॉमन हो जाए तो तीसरा जो होगा दोस्तों वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी सामने हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 3 के सामने वाली संख्या कौन, ज्ञात करें। तो 3 के सामने कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यही आपका आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन में कि 5 कहां है भाई, तो ऑप्शन सी में है और यही आपका सबसे सटीक यानी करेक्ट आंसर आपका होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम में पूछे तो आप बहुत जल्दी ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक और बात बता दूं कि पासा, ये डाइस से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों एकदम फिक्स है कि पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ये सब आप देखते चलेंगे, यह सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइस से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं रीजनिंग का या मैथ का, तो आपको इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाकर वहां भी आप देख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है, कथन सूर्य प्रकाश का स्रोत है। निष्कर्ष है चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है प्रकाश का केवल एक स्रोत है। तो दोस्तों इसमें हम एक आपको कंसेप्ट बताते हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। ऐसे आप जैसे मन करे वैसे बनाइए, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे बनाइए। लेकिन यहां एक बात देखिए दोस्तों कि यह जो दोस्तों है एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। यानी चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है और प्रकाश का केवल एक स्रोत है। यानी एक में साफ कह रहा है कि नहीं है और दूसरे में कह रहा है कि है। तो नहीं और है, अगर ऐसा प्रश्न में अगर आपको दिखाई दे रीजनिंग में, तो इसके लिए हमेशा दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा न तो 1 न ही 2। यानी इस प्रकार दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, और ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक प्रश्न फिक्स होते हैं कि पूछे ही जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विष यानी पॉइजन, जौ उत्पाद और भोजन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन का कारण यह होता है दोस्तों कि बहुत जल्दीबाजी कर बैठते हैं। जब तक दोस्तों हम इसे समझेंगे नहीं, इस सेंटेंस को समझेंगे नहीं, तब तक हम इसे नहीं चुन सकते कि कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले इसे समझ लीजिए, और यहां ध्यान आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना होता है, फिर इसके लिए ऑप्शन को चुनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। प्रश्न में कहता है कौन सा आरेख विष यानी पॉइजन, जैव उत्पाद और भोजन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों आप जानते हो कि जैव उत्पाद जो होता है, बहुत सारे कुछ जैव उत्पाद ऐसे होते हैं जो विष होते हैं, पॉइजन होते हैं, और कुछ जैव उत्पाद ऐसे होते हैं बहुत सारे जो भोजन भी होते हैं। यानी ऐसे दोस्तों अगर ऐसा बात अगर हो तो इसके लिए दोस्तों यानी कुछ जैव उत्पाद यहां विष है और कुछ जैव उत्पाद यहां भोजन का भी काम कर रहा है, होता ही है। तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन जो होगा, आकृति जो होगा वह बी होगा, इस प्रकार के होंगे। यानी आपका ये जैव उत्पादन हो गया। इस जैव उत्पाद में से कुछ जैव उत्पाद विष का काम कर रहा है, कुछ जैव उत्पाद यहां क्या कर रहा है, आपका भोजन का काम कर रहा है। यानी सही ऑप्शन आपका बी होगा। तो जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले इसे समझना होगा। इसे ध्यान से समझ लेंगे, फिर आपको यहां नीचे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा।
इस प्रकार के ये दिए हुए रहते हैं, तो आपको बताना है कि ये जो खाली है जगह है इसमें क्या भराएगा, यही हमसे पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको एक जादूगरी कंसेप्ट बता रहे हैं, आप इसे समझिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जब भी दोस्तों ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आए तो सबसे पहले इसे काउंट कर लीजिए, टोटल को गिन लीजिए आप। 1 2 3 4, जो ये गैप है उसको भी आपको काउंट करना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 को दोस्तों चाहे तो आप 2 भाग में बांट सकते हैं, 4 भाग में बांट सकते हैं, 8 भाग में, सॉरी 8 करके बांट सकते हैं, ऐसे बांट सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब 16 रहे तो आपको 4 करके बांटिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए 4 करके हम बांटते हैं। तो 1 2 3 4, यहां तक क्या हो गया 4, फिर 1 2 3 4, यहां तक 4, फिर 1 2 3 4, यहां तक 4, फिर देखिए 1 2 3 4, इस प्रकार हमने बांट लिया। हम क्यों ऐसा करते हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब यहां देखिए ए जेड बी, तो सब में देखिए जेड बी आपको दिखाई दे रहा है और अंत में क्या है वाई है, यानी यहां वाई होगा, जो डैश है यानी खाली जगह वहां वाई होगा। तो ए जेड बी वाई, ठीक। फिर देखिए ए जेड और यहां बी, तब वाई, यानी यहां बी होगा। फिर देखिए ए जेड, यहां जेड होगा, तब जाकर बी वाई। फिर देखिए ए जेड बी वाई, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, इस प्रकार ये बिल्कुल सही हो रहा है। वाई बी जेड ए, यानी जो लिखा हुआ है, लिख रहा है ए जेड बी वाई, सब में लिख रहा है ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ऐसे करके लिख रहा है। फिर लिखेगा ए जेड बी वाई, ऐसे करके चल रहा है। तो देखेंगे वाई बी जेड ए किस ऑप्शन में है, तो वाई बी जेड ऑप्शन ए में है, और ये आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए आप ऐसे ही और इसी कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को गलती कर बैठते, कंफ्यूज हो जाने के कारण। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी बोर हो रहे होंगे, सर आप इतना धीरे धीरे स्लो बता रहे हैं, बहुत सारी क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि अब एग्जाम के बहुत कम समय बचे हैं। तो बहुत सारे कमेंट करके भी विद्यार्थी बोले थे। दोस्तों हम आपकी बात को समझ रहे हैं कि एग्जाम के बहुत कम समय बचे हैं, और दोस्तों जनरली हम ऐसे ही हम आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, ऐसे ही जहां तहां से क्वेश्चन हम आपको नहीं बता रहे हैं। हम आपको वैसे प्रश्न बता रहे हैं जो बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हड़बड़ाने से काम नहीं चलने वाला है, हड़बड़ाइए मत। अगर ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं तो आप वीडियो को छोड़कर आप यहां से जा सकते हैं, क्योंकि हम इंपॉर्टेंस प्रश्न बता रहे हैं जो BSS 3 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हम चुन कर लाए हैं प्रश्न। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि हमें उन सभी विद्यार्थियों को भी तो सिखाना है जो काफी कमजोर हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है मैथ और रीजनिंग, तो ऐसे दोस्तों को भी तो हमें सिखाना है। तभी तो मेरे चैनल का मतलब बनाने का मकसद हुआ, मुझे मेरे पढ़ाने का मकसद मेरा हुआ कि हाँ हम सभी को सिखा पाए। हम कितना भी अच्छा पढ़ाए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा पढ़ाया वो सब बेकार है। इसलिए दोस्तों धैर्य बनाकर रखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम आपको बता रहे हैं, और अंतिम समय में दोस्तों ऐसे प्रश्न ही आपके लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अगले प्रश्न को। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है, इसमें जितने सारे लेटर हैं, इन लेटरों में से कौन कौन लेटर वर्ड बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है। तो जो नहीं बन सकता है उसे ही हमें इसमें से चुनना है। तो यहां देखिए NOTE, तो इसमें NOTE है, तो NOTE बिल्कुल। रेशन RA, तो R है, इसमें A भी है, T है, I हो, N बिल्कुल है। इसमें देखिए लिजार्ड LI, इसमें L है तो बिल्कुल है। ZA है भी है, R है, R भी है। D, तो दोस्तों इसमें देखिए D है या भी नहीं, तो नहीं है, यानी दोस्तों ये लिजार्ड जो है इस वर्ड के लेटर से नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों हम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम आपको लिए लाए हैं, इसलिए दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत काम की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग के रूप में आकृति x है। यानी दोस्तों x जो यह आकृति है
वह किस आकृति में, ये एक्स वाली आकृति सम्मिलित है? 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में। यानी एक्स में जो यह आकृति जो दिया हुआ है, यह किस आकृति में यह मिलता जुलता आपको होगा, यानी है, यह आकृति किस में है? तो दोस्तों इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दोस्तों यह दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप में। कहाँ है वह हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए ऐसा आकृति अब 4 नंबर में देखिए आपको यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले ऐसे है तो है ऐसे, फिर नीचे की ओर है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ ऐसे है, फिर ऐसे है, तो देखिए फिर यहाँ ऐसे है, यानी 4 नंबर में है। देखेंगे ऑप्शन में 4 नंबर कहाँ है? डी में है, और यही आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, निम्न विकल्पों को चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत फेमस होते हैं और हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों यहाँ एक जो शब्द लिखा हुआ है, यानी जो वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के लेटर से यानी अक्षर का प्रयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ देखिए रीम लिख, REAM, तो R इसमें है, E भी है, इसमें A भी है, M भी है, यानी दोस्तों यह बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को देखिए, टर्न लिखा हुआ है T, तो इसमें T है तो हाँ है, U भी है, R भी है, N, तो यहाँ N भी है, यानी ये बनाया जा सकता है। यह देखिए दोस्तों M, तो M भी है, इसमें E भी है, R भी है, C भी है, Y भी है, हाँ ये भी है, यानी ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी को देखिए, मंथ लिखा हुआ है M, तो M इसमें है, हाँ है। O, अब देखिए इसमें O है तो O नहीं है दोस्तों, यानी दोस्तों मंथ वर्ड इस वर्ड के अक्षरों से मिलकर नहीं बन सकता है, यानी यह आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 111, क्वेश्चन नंबर 111, 4 है, 32 है, 7 है और यहाँ वाट है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 4 से 32 कैसे हुआ, उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार दोस्तों 7 से वाट बनना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 4, ठीक है 4 है, तो यहाँ दोस्तों अगर हम 4 का स्क्वायर कर लें, क्या कर दें, 4 का स्क्वायर कर लें तो 16 हो जाएगा, और 16 में क्या करें दोस्तों 2 से गुना कर देंगे तो यह 32 आपका आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 2 से गुना करेंगे 32, बिल्कुल। और अगला फिर क्या है 7, तो ठीक इसी प्रकार इसको भी हम करेंगे, 7 का स्क्वायर करके 2 से गुना कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 49, और 49 में 2 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 98, और यही आपका सही आंसर होगा। देख लेंगे ऑप्शन में 98 का है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का एक सार्थक क्रम दर्शाएगा। पहला है पुस्तक, दूसरा है शब्द, तीसरा है अक्षर, चौथा है वाक्य, पांचवा है अध्याय और छठा है पृष्ठ। दोस्तों आपको देखना है कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी सही है, जो कि सार्थक क्रम को दर्शाएगा। यानी दोस्तों सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रम को जो दर्शाएगा वही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 जो लिखा हुआ है, इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ अक्षर होगा, ठीक है, क्या होगा, अक्षर होगा। और अक्षर के बाद कोई भी अक्षर के बाद शब्द बनेगा, ठीक है, यानी 3 2, शब्द के बाद क्या बनेगा, इसे देखिए, पहले शब्द के बाद पुस्तक नहीं बनेगा, शब्द के बाद वाक्य बनेगा, यानी 4 नंबर पे, ठीक है। वाक्य के बाद क्या बनेगा, अध्याय नहीं बनेगा, क्योंकि उस अध्याय के पहले तो पृष्ठ बनेगा ना, तो वाक्य के बाद पृष्ठ बनेगा, और पृष्ठ के बाद अध्याय बनेगा, यानी यह 5 नंबर में, और अध्याय बन जाएगा, फिर उसके बाद पुस्तक बनेगा जो कि 1 नंबर पे। तो अब देख लीजिए कि 3 2 4 6 5 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, यहां 3 2 4 6 5 1, और यही आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रकार के प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आए तो आप थोड़ा भी गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल सही से आप ऐसे प्रश्नों को आप जल्दी में आप
सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सीजीएल 3 स्पेशल रीजनिंग से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग फोकस करेंगे। जो आने वाले 23 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, वह एग्जाम पुनः जो 5 मार्च को होने जा रहे हैं, उस एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास है। और अंत में दोस्तों कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्रश्न पहला है, आप देख सकते हैं 9, 4, 5 है, 12, 16, 15, 15, 20, 25, 180, 80 और यहां वाट है। अब दोस्तों यहां वाट का वैल्यू क्या होगा यह आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपना एक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए कि यहां वाट का वैल्यू क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां वाट का वैल्यू क्या होगा। और दोस्तों ऐसे प्रश्नों में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, कहीं आ भी तो नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसे एक टेस्ट के रूप में आप टेस्ट दें, क्योंकि अब एग्जाम के बहुत ही कम दिन बचे हुए दोस्तों। 5 मार्च को आपका एग्जाम है और ऐसे प्रश्न पूछ दें तब आप क्या करेंगे। चलिए दोस्तों आप इसे सॉल्व करें। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी इसे सॉल्व कर भी लिए होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आइए हम आपको बता दें, ऐसे सवाल भी दोस्तों पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न में दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी यहां कंफ्यूज होंगे और नहीं सॉल्व कर पाएंगे ऐसे प्रश्न को। देखिए दोस्तों इसमें ऐसा भी काम आपको करना पड़ सकता है, जो आप सोच रहे हैं वैसा जरूरी नहीं है कि वैसा हो। क्या करेंगे आप, यहां 5, 4, 9 यही ना करेंगे, तो यहां फिर 16, 15 को जोड़ने पर 12 आ जा रहा है, जबकि आना चाहिए 31, तो नहीं होगा। ऐसे अगर देखिए दोस्तों 9, 3, 12, 12, 3, 15, फिर 15 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 18 आना चाहिए, लेकिन यहां क्या है 180 है। तो आप यही ना कहेंगे कि 15, 3, 18 और 10 से गुना कर दिया है, लास्ट में जोड़ने के बाद 10 से गुना कर दिया। चलिए यहां जोड़िए, 4, 12 में कितना, 4 में कितना जोड़ा है कि 16 है, तो 12 जोड़ा है। तो फिर 16 में 12 जोड़िएगा, तो 16 में 12 जोड़िएगा तो 20 थोड़ी ही आएगा, लेकिन यहां 20 आ रहा है, तो यह ऐसे भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कितना कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे प्रश्नों में। तो देखिए अब हम आपको बता दें कि कैसे वहां वाट का वैल्यू आएगा। इसे देखिए ध्यान से दोस्तों, आपको यहां करना क्या है, 9, 12, 15, 9, 12, 15 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 9, 12, 15 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो 180 आएगा, यानी 9, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 180 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों 4, 16, 20 का आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, 4, 16, 20 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 80 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों 5, 15, 25 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 5, 15 और 25 का आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो 5 इकाई 5 और ये 15, 50, 25। ठीक है, यहां तक हो गया, यानी 50, 25, 25 या 75, यानी वाट का जो वैल्यू होगा वह 75 होगा। देखेंगे ऑप्शन में 75 का है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों एलसीएम से रिलेटेड भी रीजनिंग में प्रश्न, रीजनिंग में तो दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप अपने माइंड में सेट कर ले कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे और पूछे जाएंगे तो आप दोस्तों ऐसे ही आप उसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एकदम VVI जो बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज्यादा जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपको वैसे ही प्रश्न एक एक करके सभी प्रश्न हम आपको कराएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता हो। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब या जल दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दोस्तों बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों पूछेगा ही पूछेगा। ऐसे दोस्तों
इस प्रकार के प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रश्न में हम आपको दो काम हम आपका कर देते हैं, जल प्रतिबिंब को भी समझा देते हैं और दर्पण प्रतिबिंब को भी समझा देते हैं। ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, समझ लेंगे तो जल दर्पण से पूछे या दर्पण से पूछे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, कंफ्यूज भी नहीं होंगे। दोस्तों यहां एक बात ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां मैंने एफ लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, एफ। हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा पहले। यहां मैंने एफ लिखा है और इस एफ को दोस्तों यदि हम जल प्रतिबिंब में देखें, कहां देखें, जल प्रतिबिंब में हम देखेंगे इस एफ को, तो एफ कैसा बनेगा इसे समझिए ध्यान से। तो दोस्तों देखिए, जल प्रतिबिंब में जब भी किसी वस्तु को या किसी लेटर को आप देखेंगे तो कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है, वह देखिएगा। तो दोस्तों जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ये नीचे वाला जो पार्ट है यह ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। समझिएगा ध्यान से, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। और यह जो लेफ्ट राइट जो है, यानी इधर वाला इधर नहीं होता है, ना ही इधर वाला इधर होता है। यह जिस साइड है दोस्तों, अगर वह लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, राइट साइड है तो राइट साइड ही रहेगा। बदलता कौन है, तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यानी दोस्तों एफ को अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो देखिए कैसे कैसे बनेगा। तो देखिए ध्यान से, हमने आपको क्या बताया कि सीधा ये पलट जाता है, यानी ऊपर वाला नीचे, यानी यह नीचे आ गया और ये आपका ऊपर हो गया, ठीक है। यानी एफ को जब हम जल प्रतिबिंब देखेंगे तो यह ऐसा आकृति इसका बनेगा। और दोस्तों यही एफ को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है उसे समझिए। तो दर्पण में दोस्तों डायरेक्ट लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, यह ऊपर नीचे नहीं बदलता है, सीधा लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। यानी दोस्तों एफ को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा आपका ऐसा, यानी यह वाला जो है वह आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। और यह जैसे का तैसे रहेगा, केवल इधर वाला इधर, ठीक है, यह आपका हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहां जो प्रश्न है इसे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहां देखिए UTZFY6KH, यह कोई वर्ड लिखा हुआ है और इस वर्ड को हमें दर्पण प्रतिबिंब इस बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा। तो देखिए जब भी कोई वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, तो वर्ड में क्या हो जाएगा कि इधर वाला इधर हो जाएगा और इधर वाला इधर हो जाएगा, यानी लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, यानी एच आपका हो जाएगा इधर, ठीक है। लास्ट में जो एच है यह एच अब शुरू में आ जाएगा। तो एच दर्पण में देखना है तो दोस्तों ये ऐसे चेंज होगा तो वैसे ही रहेगा, ऐसे ही लगेगा। फिर उसके बाद के है, तो के को जब हम बदलेंगे दोस्तों, तो के ऐसे है ना, तो के को जब हम दर्पण में देखेंगे तो के आपका ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या सीधे लिख दिया है, तो ये नहीं होगा, ये गलती है। यू यानी इसी को ये सीधा कर दिया, यानी यू जैसे का तैसे चेंज नहीं किया, तो ये तो ऐसे भी गलती है। यहां देखिए दोस्तों एच सही है, के तो के को तो जैसे का तैसे लिख दिया, तो ये भी आपका गलती हो गया। यहां 4 नंबर में देखिए एच सही है, के को देखिए दोस्तों ऐसे के था तो के ऐसे हो गया, बिल्कुल सही है। 6 है तो 6 बिल्कुल हाँ ऐसे बन जाएगा दर्पण में। फिर उसके बाद y है तो y ठीक है। f को देखिए तो f इधर की ओर हो गया, बिल्कुल सही है। z ये भी सही है और इसके बाद t तो t भी सही है, ऐसे बदलेगा। u ऐसे बदलेंगे तो u ऐसे होगा। यानी दोस्तों यहाँ 4 आपका बिल्कुल सही है। देखेंगे 4 नंबर जो है किस ऑप्शन में, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, तो डी में यहाँ 4 नंबर है और यही आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं, आएंगे ही दोस्तों, ये एकदम फिक्स है। अगर दर्पण प्रतिबिंब नहीं पूछेगा तो जल प्रतिबिंब तो पक्का पूछेगा, इन्हें दोनों में से कोई एक पूछेगा, हो सके दोनों पूछ दे। तो आप दोस्तों इस प्रश्न को बिना कंफ्यूजन के एकदम एक बार में ही सही और बिल्कुल करेक्ट सही बनाएंगे। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, 72 है, 18 है, 56 है और यहां वाट है।
दोस्तों यहाँ वाट का वैल्यू क्या होगा? अगर 68 72 यानी 18 में 4 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। यानी वाट में अगर हम 4 से गुना करें तो 56 आना चाहिए। तो ऐसा कोई ऐसी संख्या नहीं है दोस्तों कि जिससे हम 4 से गुना करने पर 56 प्राप्त कर लें। इस प्रकार तो ये नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आप भी दोस्तों अपना एक मॉक टेस्ट दीजिए कि क्या होगा यहाँ वाट का वैल्यू, क्योंकि बहुत कम समय है तो अपना भी एक टेस्ट देते चले दोस्त। चलिए हम आपको अब बता दें दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, 7 और 2, 72 में 72 में 2 7 और 2 है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, और 9 में 2 से गुना कर देंगे तो 18 आ गया आपका। फिर 5 56 में क्या है? 5 और 6 है, तो 5 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22 आ जाएगा। तो भाई 22 ऑप्शन में है या नहीं भी? तो ऑप्शन में है, बी नंबर में। तो ये आपका सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न समझ में आपको आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। यदि b इक्वल टू 2 है, क्या है? यदि b इक्वल टू क्या है? 2 है, तथा मैट इक्वल टू 34 हो, तो इस वर्ड का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह हमें यहां बताना है। तो दोस्तों देखिए, बी एबीसीडी में दूसरे नंबर पर आता है, और MAT यानी ABCD के जो भी लेटर जो संख्या आता है उसको क्या किया है कि जोड़ कर ये सब ला रहा है। ठीक दोस्तों, यही काम हम यहाँ करेंगे तो मेरा आंसर आ जाए। तो देखिए हम करते हैं दोस्तों। ABCD में जे जो होता है वह 10 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे होता है? 10 नंबर पे। तो मैंने 10 लिख लिया, प्लस ओ जो होता है ABCD में वो 15 नंबर पे होता है, तो 15 प्लस। फिर उसके बाद जी है, तो जी ABCD में 7 नंबर पर होता है, तो 7 यहां लिख दिए, प्लस। फिर एल है, तो एल कितने नंबर पर होता है? 12 नंबर पे, तो यहां 12 लिख लिया। फिर ई कितने नंबर पे होता है भाई? तो ई तो ABCD में 5 नंबर पर होता है, तो 5 लिख लिया। और एक्स कितने नंबर पर होता है? ABCD में एक्स होता है कितने नंबर पर? 24 नंबर पर होता है। इस प्रकार मैंने लिखा। अब सबको जोड़िए, 4 5 4 9 9 2 11 11 7 18 18 5 23, और यह 0 यानी 23 का 3 हो जाएगा। फिर से जोड़िए, 5 4 9 9 9 2 11 11 7 18 18 5 23, बिल्कुल हाथ में 2 हो गया। 2 2 4 4 और 1 5 5 1 6 1 7 यानी 73 आपका सही आंसर होगा। देखिए 73 है, हाँ ऑप्शन डी में है 73, और यही आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लता और गीता गोरी है, मिनी और माला शिक्षित है, लता और माला लंबी है, तो लंबी और गोरी कौन है? तो दोस्तों यहां देखिए, लता और गीता क्या है? गोरी है। ठीक है, लता और गीता गोरी है, मिनी और माला शिक्षित है, मिनी और माला शिक्षित है। फिर दोस्तों यहां देखिए, लता और माला लंबी है, यानी दोस्तों यहां लता जो है वह गोरी भी है और लता लंबी भी है। और प्रश्न में कह रहा है कि लंबी और गोरी कौन है? तो लंबी और गोरी लता तो ही है, और लता ही आपका सही आंसर होगा, जो कि लंबी और गोरी दोनों है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, एक आदमी ने 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, और 100 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो दोस्तों समझिएगा ध्यान से। ये ऊपर आपका ये नॉर्थ हुआ यानी उत्तर, ठीक है, और नॉर्थ के ठीक अपोजिट क्या होता है? यह हो जाता है नॉर्थ के ठीक अपोजिट आपका साउथ हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट, और इधर आपका हो जाएगा वेस्ट। समझिए इसको पहले, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शन दिशा नहीं समझेंगे आपको दिक्कत होगा। यहां तक तो आप समझ लीजिए। जब भी दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको ऊपर आपको नॉर्थ लेना है, नीचे साउथ लेना है, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा, और इधर आपका ईस्ट हो जाएगा पूरब, और पूरब का अपोजिट पश्चिम हो जाएगा। ये आप समझ लेंगे, फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए प्रश्न को,
एक आदमी ने 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर, तो उत्तर की ओर जा रहा है, यानी दोस्तों वह आदमी मान लीजिए कि अभी कहाँ है, वह आदमी मान लीजिए कि वह आदमी अभी यहां है, ठीक है। और यह आदमी यहां से उत्तर की ओर गया कितना, 50 मीटर, तो 50 मीटर चल गया और 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ा और कितना गया, 100 मीटर गया, फिर 100 मीटर गया चलकर, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, तो फिर 50 मीटर आ गया नीचे, ठीक है। और वह 50 मीटर जाता है, वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो उसका आरंभिक स्थान यही ना है, तो इस आरंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, तो अभी तो यहां है, वो शुरू में कहाँ था, यहां जहां से चला था वह, इसका आरंभिक बिंदु यह है और अभी वह यहां है, तो इस बिंदु से वह यहां है अभी, तो किस दिशा में है, तो इस बिंदु से वह इधर यहां है, तो किस दिशा में है, तो पूरब में है। देखिए इधर पूरब है, यानी कि वह पूरब दिशा में है। देखेंगे ऑप्शन में पूरब कहाँ है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी समझ में आपको आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, कथन है कुछ पत्थर ईंट है, दूसरा कथन कहता है कुछ ईंट वृक्ष है, तो निष्कर्ष है कुछ पत्थर वृक्ष है और निष्कर्ष 2 है कुछ वृक्ष ईंट है। तो दोस्तों सबसे पहले इस कथन को क्लियर कीजिए आप, ठीक है। तो यहां कह रहा है पहले कथन में कुछ पत्थर ईंट है, तो कुछ पत्थर मान लीजिए कि पत्थर है, ठीक है, तो कुछ पत्थर क्या है, ईंट है, कुछ पत्थर ईंट है, तो चलिए ईंट को हम यहाँ ई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां प्रश्न में क्या है, कुछ पत्थर ईंट है, तो कुछ पत्थर ईंट है। फिर दोस्तों दूसरा कथन कहता है कुछ ईंट वृक्ष है, तो ईंट आपका यही ना है, तो कुछ ईंट क्या है, वृक्ष है, तो यहां इसको हम वृक्ष मान लिए। यहां तक तो आप लोग समझ लिए। अब निष्कर्ष पर आइए। निष्कर्ष में कहता है दोस्तों कुछ पत्थर वृक्ष है, तो कुछ पत्थर वृक्ष है, नहीं है, बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्थर नहीं है। कुछ पत्थर वृक्ष है, तो कुछ पत्थर वृक्ष नहीं है। अब निष्कर्ष 2 है कुछ वृक्ष ईंट है, तो कुछ वृक्ष ईंट है, तो हाँ बिल्कुल है, यानी निष्कर्ष आपका 2 सही है। देख लेंगे ऑप्शन में निष्कर्ष 2 कहाँ है, तो यहां कहता है निष्कर्ष 1 सही है, गलती है, निष्कर्ष 2 सही है, यह बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और BSSC CGL 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न पिछले एग्जाम में भी देखने को मिला था और आगे भी देखने को मिलेंगे। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। पहला देखिए यहाँ लिखा हुआ FANTASY और यहाँ है FANATIC और यहाँ है FASCINATE और यहाँ फेवरेट लिखा हुआ FAVOURITE। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए ध्यान से। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है उसे समझिए। सबसे पहले प्रश्न में क्या कहा कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए, यानी क्रम के अनुसार, यानी सबसे पहले ABCD के अक्षर के अनुसार आपको, यानी अगर A है तो सबसे पहले होगा, फिर बाद में B होगा, फिर C होगा, D होगा, ऐसे आपको देखना है। तो दोस्तों सभी में देखिए 1 2 3 4 सभी में देखिए कि FA है, इसमें भी FA है, इसमें भी FA है, इसमें भी FA है, तो ये तो सब में FA है। तीसरे नंबर में N है यहाँ, और तीसरे नंबर में यहाँ N है, और यहाँ तीसरे नंबर पर S है, और यहाँ B है। तो ABCD में दोस्तों पहले N आता है कि S आता है कि B आता है पहले, तो भाई सबसे पहले तो NA आता है ना, तो पहले N आता है, तो N आता है दोस्तों, तो यहाँ देखिए कि N है और यहाँ भी N है, ठीक है, यानी दोस्तों 1 नहीं तो 2 होगा। लेकिन दोस्तों ये तो दोनों हो सकता है क्योंकि FAN है, यहाँ भी FAN है, ये सब तो छट गया, नहीं होगा। तो यहाँ देखिए N तक तो सही है, इसमें भी N है, N के बाद यहाँ T है और यहाँ N के बाद क्या है, A है कि नहीं। तो पहले A होगा कि T होगा, तो पहले A होगा, यानी 2 नंबर पहले होगा। तो देखिए 2 कहाँ है पहले, B में भी 2 पहले है और C में भी 2 पहले है, ठीक है।
तो ये दोनों अभी तक तो सही है। 2 यानी 2 नंबर पहले ये होगा, 2 नंबर वाला होगा। उसके बाद 2 नंबर के बाद क्या होगा दोस्तों? तो Na और N के बाद T, यानी 2 के बाद तो 1 नंबर होगा। पहले A 2 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर होगा। तो 2 नंबर 1 नंबर, और इसमें हाँ यानी B नंबर आपका बिल्कुल सही हो, क्योंकि 2 के बाद 1 है, बाकी किसी में नहीं है, यानी यही आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी हमें कमेंट करके बोले थे कि सर क्वेश्चन की संख्या को थोड़ा बढ़ाइए। तो दोस्तों हम आपको चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन ला रहे हैं रीजनिंग के, चाहे मैथ के, जो मेन क्वेश्चन है वही हम ला रहे हैं। और एक वीडियो में दोस्तों अगर हम 10 से ज्यादा क्वेश्चन लेते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो दिक्कत भी होगा आप सभी के लिए। तो हम दोस्तों 10 क्वेश्चन करके, 8 क्वेश्चन करके या 12 क्वेश्चन करके ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, और रोज दोस्तों 1 से 2 वीडियो हम रोज डाल रहे हैं। तो आप इसी प्रकार ऐसे ही दोस्तों तैयारी कीजिए, आपको एग्जाम की तैयारी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों हम एकदम विद्यार्थी के दर्दों को समझते हुए दोस्तों जो जो मेन क्वेश्चन है वही हम करा रहे हैं। हम और यूट्यूबरों की तरह नहीं है कि वीडियो बना देते हैं ऐसे ही, वो बात नहीं है दोस्तों। हम एकदम विद्यार्थी की भाषा में हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वैसे ही प्रश्न हम आपके लिए दोस्तों ढूंढ कर लाते हैं और हम आपको यहां समझाते हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज्वाइन कर लें। दोस्तों मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हम मैथ और रीजनिंग का स्पेशली हम कराते हैं। बिहार सिविल कोड का भी हम क्लास अभी चला रहे हैं, तो आप जरूर देखते होंगे दोस्तों। यदि आप हमारे मतलब रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो आप देखते होंगे हमारी इस वीडियो को कि हम BSc CGL की भी तैयारी करा रहे हैं, बिहार सिविल कोड के प्यून कलर की भी तैयारी करा रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उन सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करें, यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों मैथ या रीजनिंग के किसी भी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर दोस्तों अब बहुत ही कम समय बचे हैं तो अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।